हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की क्लास के अंदर हम 16 अप्रैल 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसके रिगार्डिंग कुछ स्टैटिक जीके या कुछ और हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अब आप बैठते हो ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो प्रैक्टिस होती है। ठीक है, कितना पढ़ते हो ये तो मैटर करता ही करता है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप लोग उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो ये उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं लगाओगे तब तक आप चीज़ों को बढ़िया से जो है याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए आज हम लोग प्रैक्टिस लगाने जा रहे हैं करंट अफेयर्स प्लस कुछ और क्वेश्चंस की। तो चलिए कम टाइम के अंदर गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आप कि व्हाट कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम है जिग। आपको पता होगा कि एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। ठीक है, एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे और इन्होंने करेंसी लॉन्च करी है। जिम्बाब्वे ने करेंसी लॉन्च करी है और उस करेंसी का नाम क्या है? तो उस करेंसी का नाम है जिग और एक गोल्ड बैक्ड यानी सोने की करेंसी है। और इसको लॉन्च करने की वजह क्या है प्यारे बच्चों? इसको लॉन्च करने की वजह पूछी जाए तो आपने वजह ये बतानी है कि सर यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर नॉर्मल करेंसी जो है वो फेल हो चुकी है। तो इसका जवाब आएगा जिम्बाब्वे। कैपिटल का नाम हरारे। हरारे करेंसी का नाम वैसे डॉलर है, लेकिन यहाँ पर अभी गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करी जिसका नाम है जिग। तो जवाब इसका आएगा जिम्बाब्वे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दुनिया में कौन पेश करता है? तो मैं आपको बता दूं दुनिया में दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े हैं। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम है दुनिया से गरीबी हटाना। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का काम है दुनिया से गरीबी हटाना। वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गन हैं और पांचों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पांचों का हेडक्वार्टर है बेटा जहाँ पर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और वर्ल्ड बैंक के हाल ही में प्रेसिडेंट कौन है बेटा? अजय बंगा है। याद रखना, वर्ल्ड बैंक का काम है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया की गरीबी को दूर करना। कैसे करेंगे? ये डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट करता है ताकि वहाँ पर एजुकेशन अच्छी हो, वहाँ पर वाटर के लिए अच्छी हो, गरीबी हटाई जाए इसके, है ना, शिक्षा अच्छी हो, सभी के लिए काम करता है ये। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या है? ये किसी भी देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे इंडिया है, इंडिया की मॉनेटरी अथॉरिटी का नाम क्या है? आरबीआई। तो ये हर देश की मॉनेटरी अथॉरिटी को सपोर्ट करता है ताकि, क्योंकि देखो बात सुनो, अगर देश के अंदर मॉनेटरी अथॉरिटी या जैसे आरबीआई बढ़िया काम करेगा ना, पैसे को बैलेंस्ड बनाए रखेगा, तो जो अपनी फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, है ना। पैसा ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है? अरे ज़्यादा हो गया तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, हर बंदा पैसा सामान खरीदने पहुंच जाएगा, मार्केट में सामान उतना होगा नहीं। ठीक है ना। और कम होगा तो फिर उसके लिए भी मारामारी रहेगी। तो इसलिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी कौन करता है? आईएमएफ जारी करता है। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और वॉशिंगटन डीसी कैपिटल कहाँ पर है बेटा? कैपिटल कहाँ की है? अमेरिका की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है होम वोटिंग फॉर द एल्डरली एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनके 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है और जो एल्डरली यानी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए पहली बार लोकसभा के इलेक्शन उनके घर से कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन रखी गई, ऐसा नहीं कि हर कोई बंदा बोल देगा घर से वोट डलवा के लेके जाओ। ठीक है, नहीं। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो पर्सन यानी 85 साल से ज़्यादा है और जिसकी पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांगता 40% से ज़्यादा है, उनकी वोटिंग उनके घर से होगी। और अगर बुजुर्ग पर्सन पूछे कितनी एज से ऊपर, तो 85 ईयर से ऊपर। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा? इसका जवाब आएगा 3 नंबर, 85 साल। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? काफ़ी चर्चा मेरा सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है ना। और इसका मकसद क्या था कि भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया गया था। अपने अधिकार कब्जे में नहीं, अधिकार क्षेत्र में लिया गया था। कब्जा एक अलग वर्ड हो जाता है। अधिकार क्षेत्र में लिया गया था। सियाचिन हमारा है, ठीक है ना, और हमने उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। तो क्वेश्चन आएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है? आपने बताना है नुब्रा वैली के नॉर्थ में। ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर का तो सबको पता है कि दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटलफील्ड है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। और कहाँ पर लोकेटेड है? तो नुब्रा वैली के नॉर्थ में लोकेटेड है, कश्मीर के अंदर। तो इसका जवाब आएगा क्या नंबर बेटा? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। डस्टलिक एक वॉर एक्सरसाइज है, ठीक है, डस्टलिक एक वॉर एक्सरसाइज है और अगर हाल ही में चर्चा में देखने को मिला डस्टलिक। अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए सर, डस्टलिक वॉर एक्सरसाइज कौन कौन से दो देशों के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है? तो आपने इसका जवाब क्या बताना है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान।
इसका जवाब क्या लगाओगे आप? इसका जवाब लगाओगे इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, इसका जवाब लगाओगे। अब क्वेश्चन आएगा सर ये डस्टलिक वॉर एक्सरसाइज कहाँ पे होने जा रहा है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? क्या है? ताशकंद है। ताशकंद यहाँ की राजधानी है। और इंडिया में होने जा रहा है या उज्बेकिस्तान में? उज्बेकिस्तान में होने जा रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन है होने कहाँ पर जा रहा है, उज्बेकिस्तान के अंदर, कौन सा एडिशन है? फिफ्थ एडिशन है। एडिशन पूछेगा तो फिफ्थ एडिशन बता देना आप सभी ने, ठीक है ना। और कब से कब तक? 15 से 28 अप्रैल। ये तारीख तो कम ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए 15 से 28 अप्रैल के बीच में होने जा रहा है, ठीक है। और शुरुआत कब हुई थी? 2020 के अंदर। शुरुआत 2020, फिर 21, फिर 22, ठीक है ना, फिर 23 और फिर 24। तो तभी तो पांचवा एडिशन बनेगा। और चौथा एडिशन कहाँ पर हुआ? इंडिया में, और पिथौरागढ़ में हुआ था, उत्तराखंड के, ठीक है। याद रखना सभी के सभी। और अगर क्वेश्चन आए गरुड़ा शक्ति वॉर एक्सरसाइज, अगर आपको गरुड़ा शक्ति पूछ ले तो इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया, ठीक है। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति है। और एक्वेरिन पूछ ले आपको, एक्वेरिन, तो आपने बताना इंडिया और मालदीव के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में। वैसे पहले हैंड इन हैंड भी होता था चाइना के साथ, लेकिन चाइना तो अब सच्ची में वॉर करने को घूम रहा है, ठीक है। तो इसका जो जवाब आएगा, डस्टलिक वॉर एक्सरसाइज किस किस के बीच में? इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। कौन सा एडिशन है? फिफ्थ एडिशन है। कब शुरू हुआ? 2020 के अंदर। कब से कब तक होगा? 15 से लेकर 28 अप्रैल तक होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें आपने ध्यान से देखनी है। आगे बढ़ते इसके बाद में, एक एंटरप्रेन्योर है और एक पायलट भी है। मतलब एंटरप्रेन्योर कम पायलट है, क्योंकि विदेशों के अंदर लोग है ना शौक ज़्यादा पालते हैं। और जिनका नाम क्या है? गोपी थोटाकुरा। इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। और इनो ये इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर into space as a tourist on Blue Origin's NS-25 मिशन, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लू ओरिजिन। क्वेश्चन बनेगा दो। ब्लू ओरिजिन वो कंपनी है जो स्पेस के अंदर आपको क्या कराती है? ट्रैवल करवाती है एज ए टूरिस्ट। और इन्होंने क्या किया है भी? अभी एक भारतीय पर्सन जिनका नाम क्या? गोपी थोटाकुरा। ये एक पायलट भी है और एक मतलब बिजनेसमैन भी है। और ये पहले भारतीय बने जो मतलब एज अ टूरिस्ट जाएंगे कहाँ पर? स्पेस के अंदर। लेकिन आपको ये बताना है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी को बनाने वाले कौन हैं? अगर ब्लू ओरिजिन कंपनी को बनाने वाले पूछे तो क्या नाम बताओगे आप? इसका नाम बताओगे जेफ बेजोस, ठीक है। इसका जवाब आएगा जेफ बेजोस। और जवाब इसका क्या आएगा बेटा? 2 नंबर। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खावड़ा का, ठीक है ना। खावड़ा रिन्यूएबल जो एनर्जी पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है जो ग्रीन एनर्जी है, जो मतलब विंड पावर है, सोलर पावर है, इनसे हमें प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन आएगा, खावड़ा ये एक प्रकार का क्या है? विंड एनर्जी, ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पार्क है। और कहाँ पर लोकेटेड है? जो दुनिया का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। और कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात के अंदर। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पूछे ना कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपने 45 गीगावाट इसकी वो कैपेसिटी होगी, 45 गीगावाट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सर, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है, खावड़ा जगह पर। ये आपके उधर में कच्छ में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद में भारत पे के को फाउंडर और फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अशनीर ग्रोवर। और इन्होंने ऐप लॉन्च करी है जीरो पे। और इस ऐप का मकसद क्या होगा? 5 लाख रुपए तक का मेडिकल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मेडिकल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और भारत पे के को फाउंडर का नाम पूछ ले कभी, अशनीर ग्रोवर। कौन सी ऐप लॉन्च करी है? जीरो पे। क्या करेंगे? मेडिकल लोन प्रोवाइड करेंगे। कितने लाख रुपए तक का? 5 लाख रुपए तक का इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। हु वॉज रिसेंटली नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किस भारतीय पर्सन को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर जो है डिक्लेयर किया गया है, ठीक है ना। इसका जवाब आएगा अवंतिका वंदानपू, ठीक है ना। अवंतिका वंदानपू इनका जवाब आएगा। जवाब आएगा क्या नंबर बेटा? 4 नंबर, ठीक है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने क्या नाम बताना है? अवंतिका वंदानपू इसका जवाब आएगा। एक बार बोल के देख लेना, अवंतिका वंदानपू क्या है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। किसके द्वारा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और पर्सन ऑफ द ईयर उनके टैलेंट के आधार पे दिया जाता है। ये एक एक्ट्रेस है बेटा, ठीक है, इंडियन अमेरिकन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट होता है पैसा लोन देना, ठीक है। अब लोन देने का काम कौन करता है? आरआरबी बैंक करते हैं, ग्रामीण बैंक बिल्कुल करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक बिल्कुल करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक लोन देते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक जो है ना, ये लोन नहीं देते। अगर लोन नहीं देते तो फिर क्रेडिट कार्ड क्यों इश्यू करेंगे भाई, ठीक है ना। अगर लोन ही नहीं देते तो फिर क्रेडिट कार्ड का ही को इश्यू करेंगे।
तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए सर इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, तो आपने बताना है पेमेंट बैंक जो है ना, ये कभी भी क्रेडिट कार्ड या कभी भी लोन नहीं दे सकते, एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एटीएम में क्या होता है, एटीएम में आप अपने अकाउंट में जितना पैसा जमा कराओगे तो वो तो निकलवा सकते हो, लेकिन क्रेडिट नहीं ले सकते आप। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा क्या नंबर, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। एज पर द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, पहली बार साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया रिसर्चर्स के द्वारा दुनिया में, और इसमें 100 से ज़्यादा देशों का रफली सर्वे किया गया है। और इसमें इंडिया का रैंक क्या है साइबर क्राइम ग्लोबली, देखो पहला रैंक तो है रशिया का, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए पहला रैंक किसका, रशिया का है, और मेरे प्यारे भारत का रैंक क्या है, तो वो है 10वां, ठीक है। साइबर क्राइम में क्या होता है भी, आपको जो है मतलब ऑनलाइन तथ्यों का प्रयोग करके आपके साथ धोखाधड़ी करना, ठीक है ना, आपके पैसे को मिसलीड करना, आपके पैसे को जो है गलत तरीके से हथिया लेना, या आपने कोई फीस भरी है ना, उसमें मतलब ठगी मार जाना, आपको कोई फ़ोन आता है कि आपके एटीएम का पिन जो है वो हम मतलब बदलने जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपके अकाउंट को इन एथिकल या आपके अकाउंट को गलत तरीके से जो है अप्रोच करके आपके पैसे को लूटपाट कर लेना, ये साइबर क्राइम कहलाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा, इंडिया का रैंक है 10वां, और दुनिया में पहला रैंक किसका है, तो आपने बताना सर पहला रैंक है रशिया का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है, याद रखना सारे के सारे, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद में अंडर वाटर ड्रोन जो कि लॉन्च किया गया यूएसए के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ड्रोन चलेगा, क्या बात है, क्या टेक्निक आ गई, इसका जवाब है मानतारे, ठीक है, इसका जवाब है मानतारे। अगर क्वेश्चन आ गया अंडर वाटर ड्रोन जो लॉन्च किया गया यूएसए के द्वारा, क्या नाम है इसका, इसका जवाब आएगा मानतारे, ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा बेटा, मानतारे आएगा, 2 नंबर इसका जवाब आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। छाबहार पोर्ट विच हैज बिकम द सेकंड फॉरेन पोर्ट टू बी ऑपरेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, छाबहार पोर्ट के बाद कौन सा ऐसा पोर्ट है जो भारत जो है उसको ऑपरेट करेगा, और मैं हिंट दे देता हूँ म्यांमार के अंदर है, वो पोर्ट म्यांमार के अंदर है। सुमित नागल किस खेल का खिलाड़ी है। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है और किस देश के अंदर है जो काफ़ी चर्चा में है, जिस पर लगातार रशिया अटैक करता है, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो आपने तीनों का कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय अर्थ एक्शन प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024, हाउ मच प्लास्टिक वेस्ट पर पर्सन इन इंडिया जनरेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि अगर दुनिया में प्लास्टिक की बात करें ना, यानी 2024 की अगर ये डेटा कोई इकट्ठा किया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, मतलब हाउ मच प्लास्टिक वेस्ट पर पर्सन इन इंडिया जनरेट, पर पर्सन के द्वारा भारत में कितना प्लास्टिक जो है वो जनरेट किया जाता है, तो आपने बताना 8 किलोग्राम, ठीक है। पर पर्सन के द्वारा कितना प्लास्टिक जो वेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है, तो आपने बताना है 8 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट कंडक्ट किया जाता है, मतलब जनरेट किया जाता है, तो जवाब आएगा इसका 1 नंबर। बोहाग बिहू एक फेस्टिवल है, और बिहू के नाम के आते ही आपने क्या लगा देना, आसाम, ठीक है। अगर बोहाग बिहू पूछ लेना, आसाम, आसाम की राजधानी का नाम आप सभी को पता है दिसपुर है, ठीक है। आसाम में 7 नेशनल पार्क है, आसाम में 7 नेशनल पार्क है, सातों के नाम आपने लिख देने हैं, और ये भी बताना है कि उनमें से कौन से 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और असम का स्टेट एनिमल बताना कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है असम का, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इशू किया टेंडर, ठीक है, टू विच इंस्टीट्यूशन टू बाय LCA Mark 1A फाइटर जेट्स। अभी जो है Mark 1A फाइटर जेट्स को खरीदा जा रहा है भारत की मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा, और ये टेंडर किसके लिए इशू किया गया, तो भारत में एक ही ऐसी एजेंसी है जो क्या करती है बेटा, फाइटर जेट वगैरह, फ्लाइंग मशीन्स वगैरह बनाती है, उनकी कंपोनेंट्स बनाती है, और इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है। अगर ये पूछे ना कहाँ पर है, तो आपने बताना सर ये बेंगलुरु के अंदर है, बहुत अच्छे से आपने बता देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये शेनकाकू आइलैंड है, काफ़ी चर्चा में रहता है शेनकाकू आइलैंड, क्योंकि ये चाइना, ताइवान और जापान के बीच में क्या है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। शेनकाकू जो आइलैंड है ना, जापान, चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। और अगर क्वेश्चन आए किस ओशियन के अंदर है, तो आपने बताना है पैसिफिक ओशियन के अंदर है, प्रशांत महासागर में है, जवाब आएगा 3 नंबर। अच्छा, मुअज़्ज़म जिसको शाही बेखबर कहा जाता है, ये हु कॉल्ड मुअज़्ज़म एज अ शाही बेखबर। अब आपको बताना सर, औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था मुअज़्ज़म, ठीक है, और इसी मुअज़्ज़म राजा कब बना, ये मुअज़्ज़म 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक राजा बना, और इसी को बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है, इसको बहादुर शाह फर्स्ट कहा जाता है, और इसको शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है, शाह आलम
शाह आलम फर्स्ट कहा जाता है, किसका बेटा था? औरंगजेब का बेटा था। और इसके राजपाट में ज़्यादा रुचि नहीं थी, ज़्यादा जनता की खबर नहीं लेता था। इसी वजह से मुगलों का एक इतिहासकार था काफ़ी खान ने इसको क्या किया? शाहे बेखबर। शाहे का मतलब राजा, बेखबर का मतलब इसको खबर ही नहीं है जनता की, तो इसको शाहे बेखबर किसने कहा? काफ़ी खान ने कहा। विच मुगल रूलर गेव परमिशन फॉर कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेश मुखी और मराठा लैंड टू पेशवा बालाजी विश्वनाथ? आपको मैं बता दूं, बात है 1719 की, और 1719 के अंदर सैयद ब्रदर्स, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनना, सैयद ब्रदर्स जो है ना, तो वो क्या करते हैं, मतलब इनको बुलाते हैं वहाँ पे, और फर्रुख शेर और उनके बीच कोई संधि होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि बताइए सर, बालाजी वैसे तो सैयद ब्रदर्स ने कहा था, लेकिन उस समय बादशाह कौन था? फर्रुख शेर था। आपको पता है 1713 से लेकर 1719 तक मुगल बादशाह कौन था? फर्रुख शेर। और फर्रुख शेर के टाइम ही 1719 के अंदर दिल्ली की संधि होती है, और दिल्ली की संधि में पेशवा बालाजी विश्वनाथ को जो है दक्षिण भारत में जितने भी प्रोविंस मुगलों के अंडर थे वहाँ से चौथ और सरदेश मुखी यानी कि टैक्स कलेक्शन करने की परमिशन मिल जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज मोती मस्जिद? देखो पर्ल मॉस्क या मोती मस्जिद भारत में दो बड़ी फेमस है, एक आगरा वाली और एक दिल्ली वाली। आगरा वाली किस, दिल्ली में कहाँ पे? रेड फोर्ट के अंदर है। दिल्ली में कहाँ पे? रेड फोर्ट के अंदर। किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी औरंगजेब ने, ठीक है। और आगरा वाली किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई, शाहजहां ने। तो क्वेश्चन आए मोती मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली ऑप्शन में है नहीं, तो क्या लगा देंगे? आगरा। अम्बेर फोर्ट ये आपके कहाँ पर है? ये अम्बेर फोर्ट आपका जयपुर के अंदर है ना। अब आपको क्वेश्चन आएगा अम्बेर फोर्ट किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने बनवाया था, और फिर राजा जयसिंह ने इसको कंप्लीट करवाया था। तो राजा मानसिंह इसका जवाब आएगा, और जवाब आएगा 2 नंबर। अच्छा, व्हाट डज जहांगीर मीन? आपको पता है जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, और जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। जन्म कब हुआ? तो आपने बताना सर, जन्म हुआ था 1569 के अंदर। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी के अंदर इसका जन्म हुआ था। और इसके नाम का मतलब क्या है? जहांगीर का मतलब होता है जहान को जीतने वाला, जहान का गिर, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसका है विश्व विजेता। तो जवाब आएगा 3 नंबर। ह्यूज वेल्थ ऑफ द मुगल सेल इन टू द हैंड्स ऑफ डैश आफ्टर द कैप्चर ऑफ दिल्ली इन 1739? अब आपने बताना 1739 के अंदर दिल्ली में लूटपाट करने वाला कौन था? ईरान दुरानी वंश का शासक था जिसका नाम था नादिर शाह, ठीक है ना। इसका जवाब था नादिर शाह। करनाल के युद्ध के बाद में ये चला जाता है दिल्ली, 57 दिन तक दिल्ली में रहता है, खूब मारकाट करता है, और खूब वहाँ से सोना लूट के लेके जाता है, खूब नरसंहार करके जाता है। और उसके अलावा पीकॉक थ्रोन भी अपने साथ लेके जाता है। पीकॉक थ्रोन में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा लगा था। और कोहिनूर हीरा किसने लगवाया था? वो लगवाया था पीकॉक थ्रोन का क्वेश्चन आता है। पीकॉक 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 थ्रोन कौन लेके गया? तो ये लेके गया नादिर शाह। बनवाया किसने था? शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था। क्या लगवाया था इसमें? डायमंड। कौन सा? कोहिनूर। और कोहिनूर डायमंड शाहजहां ने किससे लिया था? मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला से लिया था, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर रोड देयर ओवन ऑटोबायोग्राफीज? दो ही मुगल ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपना जीवन खुद लिखा, एक का नाम था बाबर, एक का नाम था जहांगीर, ठीक है। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी को पूरा करने वाला था मोतबिन खान, और बाबर ने खुद लिखा। किस भाषा में बाबर ने लिखा? तो ये लिखा था तुर्की भाषा में या चगताई लैंग्वेज के अंदर, और जहांगीर ने लिखा था पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। टू सैयद ब्रदर्स, एक का नाम था अब्दुल्ला खान, एक का नाम था सैयद हुसैन अली खान, और जिनको किंग मेकर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मतलब फर्रुख शेर को राजा बनाया, राफी उद्दारजात को बनाया, राफी उद्दौला को बनाया, और फिर बनाया मोहम्मद शाह रंगीला को। अब आपने बताना सर, इनको मीट देयर डाउनफॉल ड्यूरिंग द रीन ऑफ, इनको मरवाया किसने था? इनका डाउनफॉल किसके टाइम में आया था? तो जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में राजा बनता है, तो इसको खतरा हो गया कि जैसे ही इन्होंने मेरे भाइयों को राजा बनाया, हटा दिया, बनाया, हटा दिया, तो हो सकता है कल को मेरे से भी ना खुश हो जाए और मेरे को भी हटा दे। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया? कुछ लोगों की मदद से सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। और किसके टाइम इनका डाउनफॉल हुआ? तो आपने बताना है। इसका जवाब आएगा 4 नंबर। लास्ट मुगल एम्पर कौन था? तो इसका जवाब आएगा बहादुर शाह सेकंड, या इसको बहादुर शाह जफर, क्योंकि जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे। और इनका कार्यकाल रहा था 1837 से लेकर 1857 तक, ठीक है। 1857 में इनको कैद किया जाता है हुमायूं के मकबरे से, और इनको भेज दिया जाता है रंगून। रंगून कहाँ पे? म्यांमार के अंदर है। 1862 के अंदर वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, वो मुगल बादशाह जिसने जजिया को फाइनली एबोलिश कर दिया था, तो इसका जवाब आएगा, देखो एबोलिश करने वाला इन चारों में से तो है अकबर, फिर बाद में औरंगजेब ने लगा दिया था, लेकिन लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको फाइनली क्या कर दिया था? एबोलिश कर दिया था। द सिटी ऑफ दिल्ली का वॉज फाउंडेड बाय, देखो आज का जो दिल्ली है उसको दिल्ली का कहा जाता था, और इसको फाउंड किया गया था अनंग पाल तोमर के द्वारा। इसको अनंग पाल तोमर के द्वारा, जो कि नाना थे कि इसके पृथ्वीराज चौहान के, इसके द्वारा इसको क्या किया गया था?
बनाया गया था दिल्ली को, और सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किस वंश के राजाओं ने बनाया? तोमर वंश के राजाओं ने बनाया, और इसके फाउंडर का नाम क्या है? अनंगपाल तोमर। और इसी वजह से तो आपको दिल्ली में अनंगताल लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, अनंगताल लेक देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। तो आज के इतने ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और कल की क्लास में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे अपन चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को करते जा रहे हैं, और आगे भी जो डीपली आजकल बैंकिंग स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो मैं करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना विश्वास बनाए रखिएगा, लगातार क्लासेस को देखते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि अपने से ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जुड़े। ठीक है ना, क्योंकि अपने पास किसी प्रकार का सोशल मीडिया में ना तो अपने पास कोई पेड करने के लिए कोई साधन है कि आप पेड करके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो आप बच्चे ही हमारी क्या हो, एक पूंजी हो, एसेट्स हो, और इन्हीं को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।